सब भाइयों को नमस्कार। मैं अनुज कुमार राणा, आपका अपना वकील भाई। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको किसी भी आपराधिक मुकदमा यानी कि क्रिमिनल केस के बारे में पूरी जानकारी दूंगा। यानी कि जब आती है ना किसी अपराध से संबंध में, किसी पुलिस स्टेशन में, वहाँ से लेकर और जब कोर्ट से केस ख़त्म हो जाता है, यानी कि कोर्ट अपना फाइनल ऑर्डर सुना देती है, वहाँ तक का पूरा प्रोसेस, पूरी प्रक्रिया आपको इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा। कैसे पुलिस एफआईआर दर्ज करती है, किस आधार पर पुलिस जो है एफआईआर दर्ज कर सकती है, एफआईआर में जो सेक्शन या धाराएं जो लगाती है वो किस आधार पर लगाती है, मेडिकल रिपोर्ट जो आपने सुना होगा, जो एमएलसी जो होती है उसके बारे में बताऊंगा, पुलिस रिकवरी कैसे करती है उसके बारे में बताऊंगा, इन्वेस्टिगेशन पूरी कैसे करती है, फिर रिकवरी की चीज़ों को कहाँ रखती है, उनका क्या करती है वो मैं आपको बताऊँगा। इसके अलावा बेलेबल ऑफेंस है तो पुलिस क्या करेगी, नॉन अवेलेबल है तो क्या करेगी, और उसके अलावा जो भी जो प्रोसेस होता है ना, पूरी प्रक्रिया पुलिस इन्वेस्टिगेशन की, आपको इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। और चार्जशीट कितने दिन के अंदर पुलिस दाखिल कर सकती है, कितने दिन के अंदर पुलिस को दाखिल करनी होती है वो इसमें बताऊंगा। और चार्जशीट जब पुलिस जो है कोर्ट में दाखिल कर देती है ना, उसके बाद कोर्ट में जब दाखिल हो जाती है तो कोर्ट की पहली तारीख से लेकर, जब कोर्ट में मुकदमा शुरू हो जाता है, पहली तारीख से लेकर और कोर्ट के जजमेंट तक, ऑर्डर तक, हर तारीख पर क्या क्या होता है, कोर्ट का पूरा प्रोसेस, पूरी प्रक्रिया आपको इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। आपको हर छोटी से छोटी जानकारी से लेकर बड़ी से बड़ी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी, किसी भी आपराधिक मुकदमे से संबंधित। तो इसके लिए आपको ये वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी। और जो है इस वीडियो में आपको मैं इतनी सारी जानकारियाँ दूंगा कि आपको कभी भी किसी जानकारी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसके लिए प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें और लास्ट तक देखें। तो बने रहिए इस वीडियो में मेरे साथ, वीडियो के लास्ट तक। क्रिमिनल केस यानी कि आपराधिक मुकदमा। दोस्तों, किसी भी केस की शुरुआत तब होती है जब किसी अपराध से संबंधित कोई सूचना किसी पुलिस स्टेशन में आती है। तो सबसे पहले जो मैं बात करूंगा सूचना से, यहाँ स्टार्ट करता हूँ। मैं पॉइंट टू पॉइंट आपको सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं सूचना की। तो दोस्तों, सूचना जो पुलिस स्टेशन में आती है वो कई प्रकार से आती है। मेन तो दो तरीके से आती है, या तो आप लिखित कंप्लेंट पुलिस स्टेशन में देंगे, सूचना या कंप्लेंट, या फिर 112 नंबर पे कॉल करके, पुलिस कंट्रोल में जो 112 पे कॉल करके दी जाती है सूचना, या फिर इन्फॉर्मर। आपने सुना होगा पुलिस के इन्फॉर्मर होते हैं, यानी जिसको खबरी कहते हैं। खबरी के द्वारा कोई भी सूचना आती है किसी अपराध से रिलेटेड, तब एक आध बार आपने देखा होगा पुलिस बैरिकेड लगा लेती है, चेकिंग जब करती है। तो चेकिंग के दौरान अगर कोई पकड़ा जाए और चेकिंग वहाँ पे जो अधिकारी होता है मौके पे, वो कोई पुलिस स्टेशन में सूचित करे कि ऐसा ऐसा कोई पकड़ा गया, अपराध हुआ है, तब। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा कंप्लेंट की, जो लिखित कंप्लेंट। जब भी आप कोई लिखित शिकायत लेकर पुलिस स्टेशन में जाते हैं तो वहाँ पे जो अधिकारी होता है, डीओ, ड्यूटी ऑफिसर जो होता है, वो आपकी कंप्लेंट को सबसे पहले जो ड्यूटी एंट्री होता है, डेली डायरी एंट्री, उसमें मेंशन करेगा, उसको नोट करेगा। उसके बाद आपकी शिकायत की एक कॉपी आपको वापस करेगा, और शिकायत की जो आपके पास कॉपी जाएगी ना, उस पर आपको डी एंट्री नंबर लिख के दे देगा। उसके बाद जो डीओ होता है, जो ड्यूटी ऑफिसर होता है, वहाँ पे जो मौजूद अधिकारी होगा, पुलिस जो आईओ होगा, उसको आपकी कंप्लेंट को मार्क कर देगा। जिस आईओ के पास आपकी कंप्लेंट मार्क होकर जाएगी, वो आपकी इस कंप्लेंट पर इंक्वायरी शुरू कर देगा। और इंक्वायरी करने के बाद जो सेक्शंस, जो यानी कि जो अपराध जो आपने उसमें मेंशन किए हैं ना, आपकी कंप्लेंट में जो आरोप लगाए हैं, उस आरोप के आधार पर एफआईआर आपकी दर्ज कर लेगा। और अब बात करते हैं जो सूचित जो सूचना आती है पुलिस कंट्रोल रूम द्वारा, यानी कि 112 नंबर पर कॉल करके। इस जो 112 नंबर पे जो कॉल करके सूचना आती है, आपने देखा होगा वो इंस्टेंट जो एकदम से घटनाएं होती हैं, उनसे संबंधित सूचनाएं वहाँ पर आती हैं। जैसे कोई एक्सीडेंट हुआ है, एकदम से कोई गोली चल गई, किसी का मर्डर हो गया, कोई डकैती हो गई, तो ज़्यादातर जो सूचनाएं आती हैं इस प्रकार की क्राइम की आती हैं। और जो लिखित कंप्लेंट जो जाती होगी, जो आप करने जाते हैं, तो आपने देखा होगा वो ऐसे अपराध होते हैं जो लंबे समय से चलते आ रहे हैं। जैसे कि जो डोमेस्टिक वायलेंस के केस होते हैं, दहेज के केस होते हैं, वहाँ पर महिलाएं, लड़कियाँ पुलिस थाने में अपनी लिखित कंप्लेंट देकर आती हैं और उसमें बताती हैं फलाना दिन से मेरे पे अत्याचार हो रहा है, सास ने ये किया, ससुर ने ये किया, सारी अपनी जो है
वो कई महीनों की जो है सारी चीज़ें उसमें लिख के कंप्लेंट में देती हैं। तो लेकिन जो कंप्लेंट 112 नंबर पे जो आती है वो इंस्टेंट जो एकदम से घटनाएं घटती हैं उसकी आती है, यानी कि ग्रीवियस अपराध जो होते हैं ये मान के चलो उसकी आती हैं। तो उसमें क्या होता है, जैसे ही आप पुलिस को कॉल करते हैं कि इस घटना इस सताने पे ये जो है ये क्राइम हुआ है, क्राइम अब कोई भी हो सकता है, जैसे कोई एक्सीडेंट हुआ वो भी क्राइम है, तो एक्सीडेंट हुआ उसकी सूचना आपको पुलिस में देनी है, 112 नंबर पर कॉल करना है। यानी कि कोई मर्डर हो गया, एकदम से किसी ने किसी को गोली मार दी, उसकी सूचना दे सकते हैं, उसकी सूचना अगर आपको देनी है। कोई डकैती हो गई, तो इस प्रकार की कोई भी सूचना आप 112 नंबर पे जब भी देते हैं ना, तो वहाँ पे पुलिस कंट्रोल रूम में जैसे आपका कॉल जाएगा आप ये बताएंगे इस जगह पे ये घटना घटित हुई है, तो आपकी वो कॉल वहाँ पे रिकॉर्ड हो जाती है। और वहाँ से जैसे ही वहाँ पे सूचना जाएगी तो वहाँ पे जो पुलिस कंट्रोल रूम में जो अधिकारी बैठे हैं वो 2 जगह सूचित करते हैं आपकी इस कॉल को। पहले तो पीसीआर, जो आपके एरिया में नज़दीकी जो पीसीआर होती है उसको जो है कॉल ट्रांसफ़र हो जाएगी और उसको मेंशन कर देंगे। दूसरा, जो नज़दीकी पुलिस स्टेशन होगा जहाँ अपराध घटित हुआ है, उस जिस पुलिस स्टेशन के दायरे में वो स्थान आता होगा वहाँ पर जो है पुलिस कंट्रोल अधिकारी सूचित कर देंगे। अब जैसे ही थाने में ये सूचना जाएगी कि वहाँ अपराध घटित हुआ है, ऐसे ही डीडी एंट्री में वहाँ जो पुलिस डीओ होगा, ड्यूटी ऑफिसर होगा, एंट्री करेगा, और वैसे ही जो है डीओ जो आईओ होगा, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर उस समय मौजूद होगा थाने में, उसको मार्क कर देगा और वहाँ से आईओ घटनास्थल के लिए निकल पड़ेगा। उधर से पीसीआर को जैसे ही इन्फॉर्मेशन मिलेगी पीसीआर घटनास्थल के लिए निकल जाएगी। अब घटनास्थल पर पहुँचने के बाद सबसे पहले जो आईओ वहाँ पे जो कंप्लेनेंट होगा उससे मुलाकात करेगा, इंजर्ड होगा या कंप्लेनेंट होगा, या कई बार ऐसा होता है कॉल कोई और करता है इंजर्ड, या फिर कोई जिसको चोट लगी है या किसी को झगड़े में चोट लगी है वो विक्टिम कोई और होता है। तो अगर वो कई बार ये होता है कि वो पहले ही पुलिस वो जो है हॉस्पिटल में जो है लोग उसको पहुंचा देते हैं, अगर ज़्यादा चोट लग जाती है तो मौके पे होगा तो मौके पे ही, अगर मौके पे नहीं होगा तो हॉस्पिटल में जाके उसके बयान दर्ज करेगा। और साथ साथ वहाँ पे अगर ग्रीवियस घटना घटी है, कोई जैसे कोई रेप की सूचना आती है, किसी होटल में रेप हो जाता है 100 नंबर पर कॉल आ जाती है, कोई मर्डर हो जाता है उसकी 100 नंबर पर कॉल आ जाती है, या कोई एक्सीडेंट हो जाता है उसकी 100 नंबर पर कॉल आ जाती है। मेनली जो मर्डर वगैरह होते हैं या फिर कोई रेप वगैरह होता है तो आईओ सबसे पहले एफएसएल टीम को बुलाएगा, यानी कि जो फॉरेंसिक टीम होती है फॉरेंसिक लैब से वहाँ से सैंपल इकट्ठा लैब करेगी और उसको सैंपल अपने साथ इकट्ठा करके वहाँ से सीज करके लेकर जाएगी। उसके बाद आईओ सबसे पहले विक्टिम के बयान दर्ज करेगा। बयान दर्ज करने के लिए हॉस्पिटल जाएगा, अगर हॉस्पिटल में है तो, अगर वहाँ मौके पे मौजूद तो है तो वहीं मौके पे बयान दर्ज कर लेगा। बयान दर्ज करने के बाद अगर मान लो हॉस्पिटल में है विक्टिम तो जब भी वो बयान देने लायक हो जाएगा जब उसके बयान दर्ज करेगा, और उसके बाद फिर बयान के आधार पर और जो मेडिकल रिपोर्ट होगी उसके आधार पर ये जांच करेगा कि कौन कौन सी धाराएँ इस पर लगानी पड़ेंगी और कौन कौन सी धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जाना है, एफआईआर दर्ज की जानी है। तो जिस धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जाना है उस धाराओं के आधार पर एफआईआर आईओ जो है दर्ज कर लेगा। उसके बाद जैसे विक्टिम इस हालात में होगी या होगा कि वो मौका जो स्पॉट है ना, क्राइम स्पॉट है, उस पे जाने लायक होगा, तो सबसे पहले आईओ उसको मौके वारदात पर लेके जाएगा, यानी कि जहाँ पे घटना घटित हुई है, और वहाँ का एक नक्शा बनाएगा कि नक्शा मौका जिसको कहते हैं। उस पे आईओ को हर चीज़ मेंशन करनी पड़ती है कि मैदान था या कोई पार्क था या रोड था। अगर रोड होगा तो कौन सा रोड किधर गया, कौन सा रोड किधर से आया, कोई अगर अंधेरा था, रात का समय था तो वहाँ कोई उसका पोल भी था क्या, लाइट का भी पोल था कोई, या रोशनी कहाँ से आ रही थी, A to Z, या कोई रूम था तो कौन से फ्लोर पे था, कहाँ पे दरवाज़ा था रूम में, और क्या क्या चीज़ें थी, वो सारी चीज़ें नक्शा मौका में पुलिस को तैयार करनी होती हैं। नक्शा मौका तैयार करने के बाद वहाँ से जो रिकवरी करेगा, जैसे कोई रेप का केस है, मान लो कोई रेप का केस है तो कुछ तो एफएसएल टीम जो वहाँ से रिकवरी कर लेगी, जो भी मान लो आपने फिल्मों में देखा होगा वैसे भी आपने की जानकारी में होगा, कोई बाल, कोई टूटी चूड़ियाँ या बेड शीट, उसको जो है पुलिस वो एफएसएल टीम ले जाती है उसको सैंपल के लिए, जांच के लिए। अच्छा, उसके अलावा ब्लड सैंपल है, कोई गोली चली है, ब्लड सैंपल एफएसएल टीम उठाएगी। और यानी ये उसके अलावा
कोई ऐसा छेड़छाड़ का मुकदमा है, कोई लेडी ने कॉल कर दी कि उसने मेरे साथ बदतमीजी की है, मेरे कपड़े फाड़े हैं। जैसे आपने अभी केस हुआ था दिल्ली में ही, स्वाति मालीवाल केस हुआ था, उसमें जैसे कॉल हुई थी, उसमें एक एलिगेशन लगाया गया था कि मेरे उसका जो है बटन खुल गया शर्ट का, तो पुलिस ने वो शर्ट भी सीज करी होगी। ऐसे ही किसी भी केस में पुलिस जो है ऐसे कोई कपड़ा फट जाता है तो उसको सीज करती है। उसके बाद विक्टिम के 164 के बयान दर्ज कराने कोर्ट में ले जाती है। अब 164 के बयान क्या होते हैं दोस्तों? 164 के बयान ये होते हैं कि विक्टिम बाद में कहीं मुकर ना जाए, क्योंकि जो पुलिस के सामने जो बयान दिए जो विक्टिम देता है या जो भी गवाह पुलिस के सामने जो बयान देता है 161 CRPC के, उस बयान की कोई भी वैल्यू कोर्ट के अंदर नहीं होती है। कोर्ट के अंदर यानी कि कोर्ट जब भी कोई मुकदमा जजमेंट सुनाता है तो जो कोर्ट के अंदर बयान दर्ज होते हैं ना, सिर्फ उनको पढ़ा जाता है और उन्हीं के आधार पर आगे कार्रवाई चलती है, उन्हीं के आधार पर कोर्ट अपना फैसला सुनाती है। तो 164 के बयान में भी जैसे स्वाति मालीवाल का केस हुआ था दिल्ली में, कई और केस आपने न्यूज़ में सुने होंगे, और एक वो दिल्ली जो शराब घोटाला है उसमें भी आपने देखा होगा कि जो पुलिस के गवाह बने थे उनको भी पुलिस ने फटाफट 164 के बयान कोर्ट के सामने दर्ज करा दिए थे, ताकि वो उनकी जो है ना रेलिवेंसी बनी रहे, यानी कि जो कोर्ट के सामने जो बयान दिए जाते हैं 164 के वो रेलिवेंट होते हैं और जो पुलिस के सामने दिए जाते हैं वो रेलिवेंट नहीं होते हैं, वो जो है गवाह उनको बदल नहीं सकते हैं। और इसके साथ साथ पुलिस जो अपराधी होता है, एक्यूज होता है, उसको अरेस्ट करता है। 1 है, 2 हैं, 3 हैं, जितने भी अपराधी होते हैं। इसके अलावा पुलिस 161 CRPC के बयान दर्ज करती है। बयान सबके दर्ज करने पड़ते हैं, जैसे विक्टिम का बयान है, कंप्लेनेंट का बयान है, या फिर किसी उसका मौके का कोई गवाह है उसका बयान है, या पुलिस जितने भी अपने गवाह बनाती है केस में सबके 161 के बयान दर्ज करती है। फिर पुलिस जितने भी एक्यूज होते हैं उनको अरेस्ट करती है। 1 एक्यूज है तो 1, 2 है तो 2, 3 है तो 3, सबको एक्यूजों को पुलिस अरेस्ट करती है। अब अरेस्ट करती है तो क्या क्या करती है? सबसे पहले उनका डिस्क्लोजर स्टेटमेंट लेती है। आपने सुना होगा, कई बार टीवी में भी खबरें आती हैं, आपने ध्यान दिया होगा कि फलाने ने अपना अपराध कबूल कर लिया है। तो ये कबूल करना ये जो होता है वो जो न्यूज़ वाले बताते हैं वो आमतौर पर ये जो डिस्क्लोजर स्टेटमेंट जो पुलिस लिखती है ना उसके आधार पर ही बताया आपको जाता है। तो उसमें डिस्क्लोजर स्टेटमेंट लेती है, तो उसमें एक तरीके का वो कबूलनामा होता है अपराधी का, एक्यूज का, कि हाँ मैंने ये अपराध किया है। आमतौर पर पुलिस ही उसको लिख लेती है और उस पर क्योंकि एक्यूज के साइन नहीं होते हैं। उसके अलावा पर्सनल सर्च मेमो तैयार करती है। एक्यूज के पास कोई अपना पर्सनल सामान है, जैसे कोई पर्स है, कोई घड़ी है, कोई बेल्ट है, वो सारी जो है सारी चीज़ों की एक पर्सनल सर्च मेमो बनाती है और उस सारे सामान को पुलिस अपने माल खाने में जमा कर लेती है जब तक कि वो जेल में रहता है तब तक एक्यूज। उसके अलावा जो है उसकी अरेस्ट मेमो जो है पुलिस तैयार करती है, यानी कि जब उसको अरेस्ट करेगी तो अरेस्ट मेमो पुलिस तैयार करेगी और उस पर एक गवाह के साइन भी पुलिस कराती है। वैसे ये सारी जानकारी मैंने अपनी उसमें जो चार्जशीट वाली जो मैंने एक वीडियो बनाई थी पिछले कुछ दिनों पहले, तो उसमें आप देखोगे तो मैंने चार्जशीट के बारे में पूरा ब्यौरा दिया कि पुलिस की चार्जशीट के अंदर कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं, और उस वीडियो को लाखों लोगों ने देखा है। आप भी वो एक बार वीडियो ज़रूर देखना, आपको उसमें सारी जानकारी आपको मिलने वाली है। तो उसके अलावा पुलिस जब अरेस्ट कर लेगी तो सबसे पहले पुलिस ये देखेगी कि ये जो अपराध है ये बेलेबल है या फिर नॉन बेलेबल है। अगर धाराएँ ऐसी लगी है कि बेलेबल है तो फिर पुलिस क्या करेगी, फिर पुलिस उसको थाने से ही बेल दे देगी, क्योंकि ये आपका अधिकार है, ये आपका मतलब एक्यूज का अधिकार है कि अगर बेलेबल अपराध होगा ना तो पुलिस को थाने से ही बेल देनी पड़ेगी, बशर्ते कि उसके पास अपना कोई जमानती हो, श्योरिटी हो। अगर श्योरिटी है तो पुलिस वहीं बेल दे देगी। अगर श्योरिटी नहीं मिलेगा, अपने पुलिस को अपनी श्योरिटी नहीं देते हैं तो फिर पुलिस क्या करेगी, पुलिस अक्यूज को कोर्ट के सामने पेश कर देगी, फिर कोर्ट जाने उसको बेल देनी है या जेल भेजना है। तो अगर नॉन अवेलेबल है तो पुलिस 24 घंटे के अंदर, पुलिस के पास 24 घंटे का समय होता है, पुलिस उसको कोर्ट के सामने पेश कर देगी। अब कोर्ट में पेश करते ही पुलिस केस की गंभीरता के हिसाब से उसका रिमांड मांग लेगी, भाई उसको कहाँ कहाँ लेके जाना है, क्या क्या रिकवर करना है, कितने दिन उसको पुलिस को अपना रिकवरी में लग सकते हैं, उसके हिसाब से कोर्ट से पुलिस रिमांड ले लेगी। और उसके बाद जैसे
रिकवरी के लिए उसको कहीं उसने वेपन छुपाया हुआ कहीं, उसको वहाँ पे लेके जाएगी, वेपन को रिकवर करेगी। कोई क्लॉथ वगैरह हैं, कपड़े वगैरह उसने छुपा रखे हैं एक्यूज ने कहीं, उनको रिकवर करेगी। उसके बाद कुछ और अन्य कोई सामान है जो केस से रिलेटेड है, सबूत है कोई, उसको रिकवर कर लेगी। उसके बाद अदर कोई और कोई को एक्यूज है, यानी कि एक अरेस्ट हो गया और बाकी अरेस्ट नहीं अभी हुए हैं, उनको एक्यूज को उनके ठिकाने पे लेके जाएगी, उनको सर्च कराएगी। अच्छा, उसके बाद कोई अन्य व्यक्ति जिसने उसकी हेल्प करी थी जब वो क्राइम करके भागा था, उसको अरेस्ट करेगी, उसको एक्यूज बनाएगी। और फिर ये सारी चीज़ जो रिकवरी जो पुलिस ने करी है, वो सारी चीज़ रिकवर करके उसका एक सीजर मीमो बनाएगी और सीज करके अब पुलिस स्टेशन में जो अभी मैंने आपको बताया माल खाना होता है उसमें सबमिट करा देगी। इसके अलावा जो और अलग से सबूत होते हैं। और हाँ, ये सारे रिकवरी करने के बाद अगर पुलिस को ये लगता है कि अभी जो रिमांड उसने लिया था, वो रिमांड की जो तय सीमा थी उसके अंदर अगर रिकवरी पूरी नहीं होती है, तो पुलिस उसको पेश करके दोबारा से रिमांड की डिमांड भी कर सकती है। और अगर रिकवरी पूरी होगी तो हो चुकी होगी तो पुलिस उसको कोर्ट में पेश कर देगी और कोर्ट उसको जेल भेज देगी। अच्छा, इसके बाद पुलिस सेक्शन 91 CRPC का नोटिस सेंड करेगी। वो किसके लिए करेगी? क्योंकि कुछ प्रूफ ऐसे होते हैं जो जैसे किसी जगह से CCTV कैमरा मंगाना है, कि रिकॉर्डिंग मंगानी है, किसी मॉल से मंगानी है, किसी प्राइवेट प्रॉपर्टी से मंगानी है, तो वहाँ पे सेक्शन 91 CRPC का नोटिस पुलिस सेंड करेगी। उसके बाद वो उन चीज़ों को जो ओनर है या जो मॉल जिसके अंडर में वो CCTV है, वो उनको पुलिस को लाके देनी पड़ेगी। उसके अलावा जैसे कोई स्कूल से किसी बच्चे का या किसी का विक्टिम का वो मंगाना है, क्या कहते हैं, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, तो उसके लिए स्कूल में नोटिस CRPC सेक्शन 91 का भेजेगी, वहाँ से स्कूल का रिकॉर्ड मंगाया जाएगा। इसके अलावा किसी कंपनी में कोई रजिस्टर मंगाना है, किसी का अटेंडेंस रजिस्टर मंगाना है किसी भी विक्टिम का, या फिर किसी मतलब गवाह ऐसे सबूत से रिलेटेड, तो वहाँ पे नोटिस भेज के पुलिस सेक्शन 91 का और वो सबूत भी मंगाएगी। ये सारी चीज़ करने के बाद, जब ये सारे सबूत इकट्ठे करने के बाद जब आईओ अपनी जांच पूरी कर लेगा ना, और जैसे कि बयान ये जो 161 के जो बयान होते हैं वो लिख लेगा, FSL में जो सैंपल गए थे उसकी रिपोर्ट जब कलेक्ट हो जाएगी, और सेक्शन 91 का नोटिस लेके जो सबूत गवाह जो इकट्ठे सबूत इकट्ठे करने तो वो सब आ जाएंगे। और हाँ, अब जैसे कोई कॉल डिटेल मंगानी है, CDR रिपोर्ट मंगानी है, मोबाइल कंपनी को सेक्शन 91 का नोटिस पुलिस करेगी, वहाँ से सारी कॉल डिटेल आएगी। और जैसे कोई व्हाट्सएप की वो वगैरह डिटेल मंगानी है पुलिस को, तो सेक्शन 91 का नोटिस मोबाइल कंपनी को पुलिस करेगी। तो ये सारी चीज़ जो जब पुलिस कलेक्ट कर लेगी, पुलिस के पास आ जाएगी, तो ये उसके बाद जो फाइल तैयार करेगी, वो सारे मीमो वगैरह तैयार करके वो फाइल जो तैयार करेगी तो उसको चार्जशीट कहते हैं। अब ये चार्जशीट जब तैयार हो जाएगी ना, तो पुलिस तय सीमा के अंदर कोर्ट में दाखिल कर देगी। इसके अलावा जो नशे से संबंधित जो केस होते हैं, NDPS में दो होते हैं, जिससे गांजा स्मैक वगैरह मिलती है, उसमें भी 60 दिन का समय होता है। 60 दिन के अंदर पुलिस को जांच करके इन्वेस्टिगेशन पूरी करके चार्जशीट दाखिल करनी होती है। उसके अलावा PMLA एक्ट, जो भी मनी लॉन्ड्रिंग का जो दिल्ली शराब घोटाला जिसके अंडर जो दर्ज हो रखा है, उसमें भी 60 दिन का समय होता है। अब आते हैं IPC में जिस केस में सज़ा 10 साल से कम की सुनाई जाती है, यानी कि ऐसा कोई अपराध है जिसमें सज़ा 10 साल से कम की हो सकती है, वहाँ पे आईओ को 60 दिन का समय मिलता है। और जहाँ पे ऐसा कोई अपराध है जिसमें कोर्ट सज़ा 10 साल से ऊपर की सुना सकता है, जैसे उम्र कैद सुना सकता है, फांसी की सज़ा सुना सकता है, वहाँ पे आईओ को 90 दिन का समय मिलता है। और 90 दिन के अंदर कोर्ट में आईओ को चार्जशीट दाखिल करनी पड़ती है। अब इसके अलावा कई बार क्या होता है, जिस केस में ऑलरेडी सारे एक्यूज्ड बेल पे आ चुके हैं, यानी कि बाहर हैं और जेल के अंदर नहीं है, वहाँ पे ऐसी कोई लिमिटेशन नहीं है, वहाँ पे आईओ आराम से उसको 6 महीने में भी कर सकता है दाखिल, 1 साल में भी चार्जशीट को दाखिल कर सकता है। यानी कि ये कंडीशन, ये टाइम लिमिट तब लागू होता है जब कोई एक्यूज जेल के अंदर उस केस में बंद रहता है। तो इसके बाद
ये सारे काम गृह पुलिस जब दाखिल कर देगी कोर्ट के अंदर, तो उसके बाद कोर्ट इस पे अपना संज्ञान लेगा इस चार्जशीट के ऊपर, और फिर आगे कोर्ट में कार्रवाई शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों ये वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, इसलिए कोर्ट का जो प्रोसेस है, कोर्ट की जो पूरी प्रक्रिया है पहली तारीख से लेकर और बिल्कुल जजमेंट तक, हर तारीख पर क्या क्या होता है, किस चीज़ के लिए तारीखें लगती हैं और आपको क्या क्या उस तारीखों पे करना है, वो सारी चीज़ मैं इस वीडियो के पार्ट 2 में आपको मैं बताऊंगा, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें और शेयर करें, ताकि ये जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाए, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको ये नहीं पता होता कि पुलिस कैसे कार्रवाई करती है, उनके केस में क्या क्या होना है, कैसे कैसे पुलिस सबूत इकट्ठा करती है। तो हो सके तो प्लीज़ इसको शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पे मैं आपको फ्री में बिल्कुल कानून से संबंधित हर प्रकार की जानकारियाँ देता रहता हूँ। तो प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। और ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए नमस्कार।